जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान को पढ़ेंगे। तो विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में अध्याय 1 में है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमारे चारों ओर जो पदार्थ है उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आपने जो अपने चारों ओर यदि आपने देखा होगा तो आपको बहुत तरह की वस्तुएं नजर आती होंगी जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होगा। तो जितनी भी वस्तुओं को आप अभी जहाँ बैठे हुए हैं तो अपने आसपास एक बार नजर घुमा लीजिए तो देखिएगा कि आपको अलग अलग तरह की वस्तुएं दिखाई दे रही है और सबकी जो आकृति है, उसकी बनावट है, वो अलग अलग है। और इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है जिसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया इसे? पदार्थ। तो पदार्थ का क्या होता? अपना एक द्रव्यमान होता है और पदार्थ जो होता है स्थान घेरती है। तो हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका एक द्रव्यमान होता है वो क्या है? पदार्थ है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, हम अपने भोजन के रूप में जो भी खाते हैं, या फिर जो पत्थर, बादल, तारे, पेड़ पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद और रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। ये सारे चीज पदार्थ हैं। तो ध्यान देने की बात अब ये है कि ऊपर लिखी जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें क्या होता है? अपना एक द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है। तो इसका आयतन होता है और इसका द्रव्यमान होता है। तो ये सारी वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, कोई जगह घेरती है। तो आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखेंगे कि वो जहाँ रखी हुई है तो वहां पर एक स्थान को घेर रही है, जगह को घेर रही है और उसका एक द्रव्यमान है। तो ये सारी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। और प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। तो भारत के जो प्राचीन दार्शनिक हैं उन्होंने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। और आपने सुना भी होगा कि जो हमारा शरीर है, हमारे पूर्वजों के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। और इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो ये जो 5 तत्व हैं इन्हीं को मूल माना जाता है पदार्थों का। और ये 5 तत्व क्या क्या है? जो मैंने कहा, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये 5 तत्व से ही सारे पदार्थ बने हैं, चाहे वो पदार्थ सजीव हो या फिर निर्जीव हो। सजीव मतलब क्या? जिसमें जीवन हो, और निर्जीव मतलब जिसमें जीवन ना हो। जैसे पत्थर हो गया निर्जीव, पेड़ पौधे हो गए सजीव, मनुष्य हो गए सजीव। तो ये सारे क्या हो गए? पदार्थ हो गए। और इस समय के जो यूनानी दार्शनिक थे उनके अनुसार भी पदार्थों को इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। और जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी पदार्थों को उनकी भौतिक गुणों एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है। और इस अध्याय में हम इसके भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। और पदार्थों के जो रासायनिक पहलू हैं, रासायनिक गुण हैं, उसके बारे में हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हमको किसके बारे में पढ़ना है? भौतिक गुणों के बारे में, पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण मतलब क्या? जो हमको आंख से दिखते हैं, जो उसकी बनावट है, आकृति है, वो किस चीज से बना, ये हो गया उसके भौतिक गुण। पदार्थों का भौतिक स्वरूप। तो जो पदार्थ है उसका भौतिक स्वरूप कैसा है? तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो बहुत समय तक पदार्थों की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। तो 2 तरह की विचारधाराएं थी। जो पहला विचारधारा था उसके अनुसार मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है सतत जुड़ा हुआ, तो उसी तरह से माना जाता था एक विचारधारा के अनुसार। और दूसरी जो विचारधारा थी
उसके अनुसार जो पदार्थ हैं वो रेत की कणों की तरह होते हैं। मतलब रेत की जैसे छोटे छोटे कण होते हैं, माना जाता था कि पदार्थों में भी रेत के कणों की तरह छोटे छोटे कण होते हैं और इसी से मिलकर पदार्थ बना है। तो आइए हम एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के जो स्वरूप के बारे में निर्णय लेने का प्रयास करते हैं कि ये सतत है या फिर ये कणों से बना है। तो दो तरह की विचारधाराएं थी कि पहला विचारधारा था कि ये लकड़ी के समान सतत है और दूसरी विचारधारा थी कि ये रेत के कणों की तरह छोटे छोटे कणों से बना है। तो इसको देखने के लिए एक हम क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप जो है 1.1 उसमें देखते हैं। उसमें क्या करना है, एक बीकर लेंगे और उसमें 100 ml क्या करेंगे, पानी भरेंगे, जल भरेंगे और बीकर को जल से आधा भरकर उसमें क्या करेंगे, उसके जल स्तर को निशान, ये 100 ml का ये है बीकर है तो उसमें आधा पानी भरकर इसमें निशान लगा देंगे कि हमने पानी यहाँ तक भरा है। तो आप जितना भी पानी भर सकते हैं लेकिन उसमें एक निशान लगा देंगे, ठीक है। तो और इसमें अब क्या करेंगे, इसमें नमक या फिर शर्करा या फिर चीनी जो भी हो आप इसमें डालिएगा। अब क्या करना है, इसको एक कांच की छड़ की सहायता से पहले इसमें आप डाल दिए नमक या शर्करा, उसके बाद एक कांच की छड़ की सहायता से इसको घोल देंगे। अब देखेंगे कि जो पानी का जल स्तर है उसमें क्या बदलाव आता है। तो हम देखेंगे कि पानी का जो जल स्तर है वो जो हमने निशान लगाया था वहीं तक है, जबकि हमने उसमें नमक और शर्करा डाला लेकिन फिर भी उसका जल स्तर ऊपर नहीं उठा। तो इसका क्या कारण हो सकता है, और नमक और जो शर्करा था वो भी कहाँ गायब हो गया। तो क्या जल के स्तर में कोई बदलाव देखा आपने? तो आप इसे प्रयोग को आप घर में भी कर सकते हैं। एक ग्लास लेंगे और ग्लास में कुछ पानी लेंगे, लगभग आधा पानी लेंगे, जितना भी पानी ले आप उसमें एक निशान लगा देंगे। इसके बाद उसमें कुछ चीनी डालेंगे या फिर नमक डालेंगे, उसके बाद उसको घोलेंगे। जब घोलते हैं तो भी आप देखेंगे कि जो जहां तक आपने पानी डाला था, जहां तक आपने निशान लगाया था, उससे ऊपर पानी का स्तर नहीं उठता है। तो जो हमने ऊपर से चीनी या फिर नमक डाला तो वो कहाँ चला गया। तो इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस पर विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ किससे बने हैं, कणों से बने हैं। और जो उपरोक्त हमने क्रियाकलाप किया उसमें चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, क्योंकि नमक और जो चीनी हमने डाला था वो तो गायब हो गई मतलब क्या, वो उसमें घुल गई। तो देखिए इस तरह से हमने किया था। इस बीकर में हमने नमक या चीनी जो डाला था, पानी था, ठीक है। ये पानी के कण दिख रहे हैं जो नीला नीला गोल गोल दिख रहा है। अब इसमें हमने चीनी या नमक डाल दिया। अब देखिए जब हमने इसको घोला तो इसके कण क्या हो गए, जहां जहां पानी के कण में खाली जगह था वहां जाकर जो नमक या फिर चीनी के कण थे वो उसमें मिल गए। तो जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि कणों के बीच, पदार्थों के जो कण होते हैं उसके बीच में खाली स्थान होता है और उसी खाली स्थान में जो नमक के कण थे या फिर चीनी के कण थे वो घुलकर उस खाली स्थान में लेवल हो गए, उसमें भर गए और इस तरह से क्या हुआ, पानी का जो लेवल था वो ऊपर नहीं उठा। तो अब आपको मानना पड़ेगा कि जो पदार्थ हैं वो किससे बने हैं, कणों से बने हैं। और कणों के बीच में क्या है, खाली स्थान है। जब दो तरह के पदार्थों को मिलाया जाता है, घोला जाता है, तो उस कण, पहले वाले कण में जो खाली स्थान होता है उसी में दूसरे कण आकर एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है, यही बात है। तो पदार्थों के ये कण कितने छोटे हैं, तो इसके लिए भी हम एक प्रयोग कर सकते हैं, क्रियाकलाप 1.2। तो पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या फिर 3 क्रिस्टल दाने को हम लेंगे और इसको लेकर क्या करेंगे, 100 ml पानी में घोलेंगे। कितना लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का 2 या फिर 3 क्रिस्टल लेंगे। उसको जब घोलेंगे तो देखेंगे इसका जो पानी का रंग है क्या है,
बदल गया है। ये गुलाबी रंग दिख रहा है, ये लेकिन गाढ़ा सा दिख रहा है ना। अब इसमें से 10 ml पानी, ये जो इस बीकर से 10 ml पानी लेकर दूसरे बीकर में डालेंगे जिसमें पहले से 90 ml पानी है। तो जब पानी को इसमें डालते हैं 10 ml इसमें, जिसमें पहले से 90 ml पानी था, तो उसमें क्या हो जाता है, पहले वाले में तो गाढ़ा गुलाबी दिख रहा था, इसके बाद वाले जो बीकर है उसमें थोड़ा सा हल्का गुलाबी दिख रहा है। फिर ये दूसरे बीकर से 10 ml पानी लेकर फिर तीसरे बीकर में डालेंगे जिसमें 90 ml पहले से ही पानी था। अब देखेंगे जो पहला वाला था वो काफी गाढ़ा था, उसके बाद वाला थोड़ा सा हल्का हो गया रंग, उसके बाद वाला और थोड़ा सा हल्का हो गया। फिर इस बीकर से फिर 10 ml पानी लेकर फिर दूसरे बीकर में डालेंगे जिसमें पहले से 90 ml पानी था। तो इसमें देखेंगे ये फिर से थोड़ा हल्का हो जाता। तो ये प्रक्रिया हम बार बार करके देख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि आप पोटेशियम परमैंगनेट तो नहीं है, तो कैसे हम ये प्रयोग करें? तो आप इसके लिए आपके जो कलम का इंक होता है, तो इंक की 2 बूंद डालकर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि जो पहला बीकर में पानी था वो थोड़ा गाढ़ा था, लेकिन जो अंतिम बीकर का पानी है वो थोड़ा सा हल्का हो गया। तो अनुमान लगाइए कि पदार्थों के कण कितने छोटे हैं, और प्रत्येक बार जब इसको तनुकृत करने पर घोल का जो रंग था वो हल्का होता जाता है और फिर भी पानी रंगीन नजर आती है। देखिए हर बार पानी रंगीन नजर आ रही है, जबकि हम इसमें से बस 10 ml ही ले रहे हैं, लेकिन अगले बार में क्या है, फिर भी रंगीन हो रहा है। तो ये जो प्रयोग है ये दर्शाता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। और इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित रहते होंगे, जिसके कारण हर बार क्या होता है, जो पानी का रंग है 10 ml पानी ही 90 ml पानी को रंगीन कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो छोटे छोटे कणों में विभक्त होकर पूरे पानी में फैल जा रहा है और पूरे पानी का रंग बदल जा रहा है। और अंततः क्या हो रहा है, अंततः एक स्थिति में ये जो कण हैं और छोटे कणों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, और ऐसा भी स्थिति आ सकता है जब पानी का रंग और रंगीन नहीं होगा, मतलब उससे छोटा और कण नहीं टूट सकता। समझ गए आप? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है और ये छोटे छोटे कणों में विभक्त होता रहता है। ठीक है। और पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप 2 ml डिटॉल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर इंक का प्रयोग कर सकते हैं, कलम में जो उपयोग होता है, तो उसके द्वारा भी ये प्रयोग आप घर में भी करके देख सकते हैं। तो और बीकर के जगह आप ग्लास ले सकते हैं, कांच का ग्लास ले सकते हैं और ये प्रयोग कर सकते हैं। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थों के कणों से अभिलक्षित गुण, तो कौन कौन से गुण दिखाई देते हैं? तो पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ होते हैं उसके कणों के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, जिसमें दूसरे पदार्थों को जब घोला जाता है तो उसमें वो एडजस्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए हमने ऊपर प्रयोग किया था 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा या फिर डिटॉल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से क्या हुआ, पानी में वितरित हो गए, फैल गए। तो इस प्रकार जब हम चाय बनाते हैं या फिर कॉफी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं, पानी में नींबू, नमक, ये सब चीनी डालते हैं, तो क्या होता है, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थों के कणों के जो रिक्त स्थान होते हैं, खाली स्थान होते हैं, उसमें वे समावेशित हो जाते हैं। और यह दर्शाता है कि पदार्थों के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, बहुत सारा खाली स्थान होता है, जिसमें दूसरे पदार्थ आकर एडजस्ट करके उसी में मिल जाते हैं। तो आप जब चाय बनाते होंगे तो क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसमें दूध डालते हैं,
चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो सारे चीज क्या होते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। और जब आप लास्ट में छानते हैं तो आपको एक, पहले सफेद पानी आपने डाला था, सफेद दूध डाला था, लेकिन बाद में जो पदार्थ मिलता है वो भूरे रंग का मिलता है, चाय मिलता है। तो क्या होता है, उसमें आपको अलग अलग कुछ नहीं दिखता, सारे एक साथ मिले हुए रहते हैं। तो जो पदार्थों के बीच में खाली स्थान रहता है उसी में बाकी जो पदार्थ होते हैं वो उसमें एडजस्ट करके मिल जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि पदार्थों के कणों के बीच में बहुत सारा खाली स्थान होता है जिसमें दूसरे पदार्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं। पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं और जो पदार्थ होते हैं उसके जो कण होते हैं हमेशा गतिशील होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जब शाम के समय या सुबह के समय, पूजा के समय अगरबत्ती जलाया जाता है, तो अगरबत्ती तो एक स्थान में जलाया जाता है, पूजा घर में या फिर कहीं पर जलाया जाता है, तो उसकी सुगंध आपको बहुत दूर तक आती है। या फिर कोई ये कपूर जलाया जाता है तो उसका भी क्या है, आपको सुगंध दूर तक आ जाती है। मतलब क्या, एक जगह में जलाया आपने लेकिन वो दूसरे जगह तक कैसे पहुंच गया, इसका मतलब क्या है, वो गति कर रही है। तो एक क्रियाकलाप देखते हैं यहाँ 1.4। जल से भरे 2 ग्लास या बीकर लेंगे और पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से कुछ बूंदे, एक बूंद जैसे लाल या फिर नीला स्याही डाल देंगे और दूसरे में शहद डालेंगे। 2 ग्लास लेंगे, एक ग्लास में आप क्या करेंगे, एक बूंद लाल या फिर नीला स्याही डालेंगे और दूसरे ग्लास में शहद डालेंगे और इसको घर के किसी कोने में रख देंगे और आप इसे देखेंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। और स्याही की बूंद डालने के बाद वो तुरंत अपने क्या देखा, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, या फिर शहद का बूंद डालने के बाद उसमें क्या परिवर्तन हुआ, और जो स्याही का रंग था पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या कितने घंटे लगता है। तो इससे पहले आपने जो क्रियाकलाप किया था उसमें क्या किया था कि पानी में आपने चीनी को डाला, फिर उसको कांच की छड़ से उसको मिला दिया या फिर चम्मच से मिला दिया। लेकिन इस प्रयोग में आप क्या करेंगे, बस उसको डालकर रख देंगे, एक बूंद स्याही डालकर रख देंगे, फिर आप उसको मिलाएंगे नहीं। तो देखेंगे कि धीरे धीरे वो फैलते हुए पूरे ग्लास के पानी को रंगीन कर देता है। या फिर शहद को डालेंगे तो धीरे धीरे, पहले तो वो नीचे बैठ जाता, फिर धीरे धीरे वो पूरे ग्लास के पानी में मिल जाता है। तो अब एक क्रियाकलाप करते हैं 1.5। एक ग्लास गर्म पानी से और दूसरा ग्लास ठंडे पानी से भरेंगे और इसमें क्या करेंगे, कपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालेंगे, एक टुकड़ा डालेंगे, मतलब एक दाना डालेंगे और एक और रख देंगे और इसको हिलाएंगे नहीं। ठीक है, जैसे मैंने स्याही या फिर शहद को एक कोने में रख देने के लिए कहा, तो उसी तरह से इस प्रयोग में भी क्या करेंगे कि उस एक ग्लास में ठंडा पानी लेंगे और एक ग्लास में गर्म पानी, और ठंडे पानी में क्या करेंगे, कपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट जो भी हो उसका एक दाना डालेंगे और गर्म पानी में भी एक दाना डालेंगे। तो क्रिस्टल को सतह पर बैठने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ग्लास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है उसको आप देखेंगे, जहां क्रिस्टल बैठ गया है उसके ऊपर क्या दिखाई देता है और समय बीतने पर उसमें क्या परिवर्तन होता है, और इससे ठोस या द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। और ये भी देखेंगे कि तापमान के साथ मिश्रण की दर में क्या बदलाव होता है, ठंडे पानी में क्या बदलाव होता है और गर्म पानी के ग्लास में क्या बदलाव होता है। तो ऊपर आपने जितने भी क्रियाकलाप किए 1.3, 1.4, 1.5, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगरबत्ती को, कपूर को जलाने से वो क्या होता है, उसका जो खुशबू है दूर तक चला जाता है। जब आप स्याही की एक बूंद डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की एक बूंद डालते हैं, तो क्या होता है, वो भी धीरे धीरे पूरे ग्लास में फैल जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कण है पदार्थ के वे गतिशील हैं, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा होती है। इसमें जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, और जब गर्म पानी के ग्लास में स्याही या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को डालेंगे तो क्या होगा, वो जल्दी से गति करता है, और ठंडे पानी में उसके कंपेयर में
कम गति करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ जाती है। तो उपरोक्त जो तीनों क्रियाकलाप है उसमें हमने देखा कि पदार्थों के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। तो जो कण होते हैं वे पानी में अपने आप मिश्रित हो जाते हैं और ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है। उसमें क्या होता है, समावेश होता है। पानी के जो कण है उसमें जो खाली जगह है उसमें स्याही के कण या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के कण मिल जाते हैं और ये किस कारण से होता है, ये पदार्थों के कणों में जो रिक्त स्थान है उसमें समावेश के कारण होता है। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो जो दो अलग अलग तरह के पदार्थ हैं उनके कणों का अपने आप मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जब आप उसको डालकर छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वे आपस में मिलते हैं, तो या फिर आपने अगरबत्ती जला दिया और धीरे धीरे वो हवा में मिलता गया और आप तक खुशबू पहुंच गया, ये मिलना, अपने आप मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर जो विसरण का क्रिया है वो तेज हो जाता है और ठंडे में उसके कंपेयर में कम होता है। अब देखते हैं इसका अगला गुण, पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये अगला गुण है इसका पदार्थों का, कि पदार्थों के जो कण होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी के कारण इसकी आकृति बनी रहती है। तो इसके लिए हम एक खेल खेल सकते हैं। तो इस खेल में क्या करेंगे, हम 3 ग्रुप में बांट देंगे बच्चों को, 4 ग्रुप में बांट देंगे। तो पहले ग्रुप के बच्चों को क्या करेंगे, जैसे इस चित्र में दिख रहा है ना, सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के कमर में हाथ देकर खड़े हैं। तो इस तरह से जो पहला ग्रुप के बच्चे होंगे वे एक दूसरे के कमर में इस तरह से हाथ को फंसा लेंगे और दूसरे ग्रुप के बच्चे क्या है, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। ठीक है, पहले ग्रुप के बच्चे एक दूसरे के कमर में हाथ फंसाकर टाइट से पकड़े रहेंगे, दूसरे ग्रुप के बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे और तीसरे ग्रुप के बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे को बस अंगुलियों को टच करके रखेंगे। और जो चौथा ग्रुप होगा उसको क्या करना होगा, तीनों ग्रुप को अलग अलग करने का प्रयास करना होगा, छोटा करने का प्रयास करना होगा। तो इसमें देखेंगे कि जो ग्रुप बस अंगुलियां टच किए हुए थे उनको दूर करना आसान था, लेकिन जो कमर में हाथ दिए हुए, हाथ फंसाए हुए थे, उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल काम था। तो ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं। और इसमें जो आप बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांटे हैं, तो इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को आप पदार्थ का एक कण मान लेंगे। तो किस समूह के कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था, तो कौन था, पहला ग्रुप, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को कमर में हाथ को फंसा के रखा था, जिससे वे टाइट से फंसे हुए थे और इस तरह से जो कण थे वो क्या थे, आपस में बहुत आसपास थे, इसलिए उनको दूर करना थोड़ा मुश्किल काम था। अब एक अगला क्रियाकलाप करेंगे 1.7, एक लोहे की कील लेंगे, एक चौक का टुकड़ा लेंगे और एक रबर बैंड लेंगे और इसको क्या करेंगे, हथौड़ा से मारकर या फिर काटकर या फिर खींचकर तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या करेंगे, एक लोहे का कील लेंगे, एक चौक लेंगे, चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड, और तीनों को तोड़ने का प्रयास करेंगे लोहे के हथौड़े से या फिर काट कर या फिर खींच कर। तो इसमें से देखेंगे कि किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब किसके कणों के बीच ज्यादा आकर्षण है। ठीक है, अब दूसरा क्रियाकलाप करेंगे, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा क्रियाकलाप 1.8 करेंगे। इसमें एक थाली में जल लेकर उसमें अंगुलियों से काटने का प्रयास करेंगे। एक थाली में पानी ले लेंगे और अंगुलियों से काटने का प्रयास करेंगे। तो जो अब जल की सतह है उसको क्या आप काट पाते हैं, या फिर जो जल की सतह है ना काट पाने का क्या कारण है, आप उसको नहीं काट पाते हैं हाथ से, उसको अलग नहीं कर पाते हैं, तो इसका क्या कारण है।
तो आपने जो क्रियाकलाप किया, उपरोक्त तीनों जो क्रियाकलाप आपने किया, उसमें पदार्थों के कणों के बीच एक बल कार्य करता था और यह बल कणों को एक दूसरे के साथ रखता है और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो कील में अलग होगा, जो चौक का टुकड़ा है उसमें एक दूसरे को जोड़ के रखने का जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो अलग होगा, पानी में अलग होगा। तो ये जो कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो सब प्रत्येक पदार्थों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रश्न भी आगे हैं जो आगे आपने पढ़ा उसी से जुड़े हुए हैं, ये आप सीख जाएंगे, इसको करने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखते हैं पदार्थों की अवस्थाएं। तो आप अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखेंगे तो ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जहां बैठे हैं उसके आसपास चीजों को देखिए, जैसे आपको बेंच दिख रहे हैं, बेड दिख रहा है, पानी का ग्लास दिख रहा है, बोतल में पानी दिख रहा है, या फिर पंखा चल रहा है तो उसमें हवा भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो सारे पदार्थ हैं आप देख रहे हैं, तो ये पदार्थों के कितने रूप आपको दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको 3 रूप दिख रहे होंगे, ठोस, द्रव्य और गैस का रूप। तो पदार्थों की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। तो जो ठोस के कणों का जो गुण होता है वो अलग होता है, द्रव्य के कणों का गुण अलग होता है और गैस के कणों का गुण अलग होता है, और इन तीनों के गुणों के कारण ही ये तीनों को अलग अलग करता है। तो अब हम पदार्थों की 3 अवस्थाओं के गुणों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला जो अवस्था है ठोस अवस्था। तो आप अपने आसपास जो चीजें देख रहे, जैसे पेन है, किताब है, सुई है, लकड़ी है, पलंग है, ये सारी चीजें क्या है, ठोस है। ठीक है, ये सारी चीजें सख्त हैं। जब इनको आप किसी चीज पर रखेंगे, एक पेपर के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर पेंसिल से निशान लगाकर इसके किनारे किनारे एक चित्र बनाने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक चित्र तैयार हो जा रहा है और सभी की एक निश्चित आकार है, इससे स्पष्ट हो रहा है। जब आप पेन को रखेंगे कागज के ऊपर, उसके चारों ओर पेंसिल से निशान लगाएंगे तो पेन की आकृति हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि ठोस में एक आकार होता है जो निश्चित होता है, जिसे आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या फिर गिराने से क्या होगा। जब ठोस चीज पेन या फिर जो चौक का टुकड़ा है, पेंसिल है, इसको जब आप हथौड़ा से मारते हैं या फिर खींचते हैं या फिर गिराते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन होगा। ये टूट सकते हैं लेकिन इसका आकार नहीं बदल सकता। और क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है। यदि हम एक दूसरे को इसको मिलाने का प्रयास करेंगे तो क्या ये आपस में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आप कोशिश करके देख सकते हैं, पेंसिल को और कलम को मिलाने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर बल लगाकर इसको संपीड़ित, इसको छोटा कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ये भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो आप क्या क्या करना है, आपको उन चीजों को लेकर उसके चारों ओर पेंसिल घुमाएंगे तो उसका आकार बनता है कि नहीं। आकार बनता है तो मतलब उसका आकार फिक्स है, निश्चित आकार है। फिर उसको हथौड़ा मार के देखेंगे कि वो टूटता है कि नहीं, फिर उनको मिलाकर देखेंगे कि वो आपस में मिलते हैं कि नहीं, या फिर उसको दबा के देखेंगे कि वो दबते हैं कि नहीं। तो ये सारे चीज कर लेंगे। तो उपरोक्त सभी उदाहरण जो हैं वो ठोस के हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है, इसमें एक स्पष्ट सीमा होता है और स्थिर आयतन भी होता है, यानी इसमें नगण्य संपीड़न होता है, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता क्योंकि इसका एक आयतन, फिक्स आयतन होता है। और बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते। जब हम ऊपर से इसको शक्ति लगाते हैं, किसी चीज से ठोकते हैं तो भी क्या होता है, उसका आकार जैसा था वैसा ही रहता है। बल लगाने पर ठोस जो है वो टूट सकते हैं लेकिन इसका आकार में बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, दृढ़ होते हैं। तो कुछ विचार आगे भी हैं, जैसे आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि जो रबर बैंड है वो भी तो ठोस है, तो
तो इसको जब हम खींचते हैं, इसका आकार क्या होता है, बदल जाता है, थोड़ा खिंचा जाता है। तो क्या ये ठोस है? ये आपके मन में जरूर सवाल आता होगा। या फिर आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में जब हम चीनी या फिर नमक को रखते हैं तो वो बर्तन की आकार ले लेते हैं, तो क्या ये ठोस है? या फिर जो स्पंज होता है तो उसमें ये क्या है, ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। जब हम इसको दबाते हैं तो ये दब जाता है। तो ये जो प्रश्न आपके मन में जरूर आते होंगे। तो क्या कारण है कि ये ठोस होते हुए भी संपीड़ित हो जाते हैं, ये अपना आकार बदल लेते हैं? तो ये सभी भी ठोस ही हैं, क्योंकि जब बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, या फिर तो क्या होता है, आकार तो बदल जाता है, लेकिन जब उससे में से बल को हटा दिया जाता है, मतलब जब उसमें बल हम नहीं लगाते, उसको छोड़ देते हैं, तो फिर से वो अपना आकार जो पहले का था वैसा ही हो जाता है। और बहुत ज्यादा यदि उसमें बल लगाएंगे, अत्यधिक बल लगाएंगे, तो वो टूट भी सकता है। तो अभी आपको स्पष्ट हो गया कि रबर बैंड भी क्या है, ठोस है, लेकिन उसका आकार क्यों बदलता है? जब उसमें बल लगाया जाता है तो उसमें आकार बदलता है, फिर जब बल नहीं लगाया जाता है, उसमें ताकत नहीं लगाया जाता, तो फिर अपने आकार में आ जाता है। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि चाहे हम शर्करा या नमक को किसी भी बर्तन में रखें तो उसका आकार का हमको लगता है कि उसी का आकार ले रहा है, लेकिन जब हम उसको हाथों में लेंगे तो क्या होगा, वो वैसा ही रहेगा जैसा क्रिस्टल था। चाहे हम उसको हाथ में ले या फिर किसी प्लेट में या जार में रखें, उसका जो क्रिस्टल का आकार है, उसके दाने का आकार है, वो नहीं बदलता है। वो एक साथ रखेंगे तो वो लगता है कि प्लेट के आकार का हो गया, लेकिन उसके जो छोटे छोटे दाने हैं उसका आकार नहीं बदलता है। तो ये क्या है, चीनी के दाने भी ठोस हैं। तीसरा है कि स्पंज को दबाते हैं तो आपको लगता है कि वो तो दब जाता है, फिर ये ठोस कैसे हुआ? तो स्पंज के अंदर क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, और उसमें क्या होता है, हवा भरा रहता है। तो जब हम इसे दबाते हैं तो उसका अंदर का जो हवा है वो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण वो संपीड़ित हो जाता है, दब जाता है। लेकिन फिर जब हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो अपने आकार में आ जाता है। तो इससे क्या है, स्पष्ट है कि स्पंज या फिर रबर बैंड या फिर चीनी, नमक, ये सारे भी क्या हैं, ठोस हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये तो आज हमने ठोस पढ़ा, इसके बाद द्रव्य और गैस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे पढ़िए, कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।